शाहिद जमील साहब, दो मौक़िफ़ हैं हाफिज साहब के, और ये एक और प्रोग्राम में भी थोड़ी देर पहले शरीक थे। इनकी मैंने गुफ्तगू वहाँ पे मुलाहिजा की। आपने तो जो जिन जज साहिबान ने एतराज़ किया, हाफिज साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको हलफ अपना भी याद दिलाया इन्होंने एक और प्रोग्राम में। इन्होंने कहा वो अपने हलफ को वायलेट करते हैं इस किस्म का आइन के हवाले से या पार्लियामान की कानून साजी के हवाले से सवाल उठा के। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब ये 26वीं तरमीम है, हुकूमत की तरफ से इसको पास किया गया पार्लियामान के जरिए, इसके ऊपर क्या सवाल उठाना जायज़ है? और जो जज साहिबान उठा रहे हैं उनके हवाले से क्या इस पे पाबंदियां? मेरा ख्याल है हाफिज साहब ने तो सारी हिस्ट्री अल जहाद केस से क्रिटिसाइज करना शुरू किया है और उसमें इंडिया को भी ले आए हैं और सारी चीज़ों को ले आए। मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को सिंप्लीफाई रखूं और ताकि कंट्रोवर्सी का पता चल सके। अगेन मैं वहीं से शुरू करूंगा। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक इसका लीगल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है, अगर पॉलिटिकल बात करनी है तो ये सबको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो पीछे जो 6 जजेस सीनियर रह जाते हैं जिन्होंने खत लिखा हुआ है और उस पर हुकूमत का एतमाद नहीं है, और वो अपने उन जजेस को ला के उनके हाथ में ये सारा इख्तियार देना चाहते हैं जो कि उनके कम अज़ कम अगर उनकी बात मानने वाली ज़्यादा एग्रेसिव बात हो जाएगी तो कम अज़ कम उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। प्रॉबली दिस इज द रीज़न। नाउ कम्स द लीगल क्वेश्चन। लीगल क्वेश्चन ये है कि हम इंडिया के आर्टिकल 222 की जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं दे सकते। हमारा आर्टिकल 200 है। आर्टिकल 200 को आपने पढ़ना है लिटरली पहले कि वो कहता क्या है। वहाँ पे सीनियरिटी को प्रोटेक्ट करने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे अलाउंसेस को प्रोटेक्ट करने की बात है और प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा अलाउंसेस दे सकता है अगर वो किसी जज को ट्रांसफर पे भेजता है। फिर उसकी लास्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो वहाँ पे पता चलता है कि जो बेंचेस हैं हाई कोर्ट के, वहाँ पे भी जब कोई जाके काम करता है, जब मैं भी करता रहा हूँ मुल्तान बेंच में, पिंडी बेंच में आके, तो वो भी 200 के अंदर ही होते हैं। आर्टिकल 200 के अंदर ही वो दूसरे बेंच में जाके काम करता है। और जब हम काम करते थे या कोई भी जज वहाँ पे काम करता है तो उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है पर डे, कि वो डिस्प्लेसमेंट कह लें या जो भी कह लें, कि वो वहाँ पे जब जाके काम करता है तो उसको दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली दफ़ा ये वाली कंट्रोवर्सी सामने आई है इस पॉलिटिकल सिनेरियो में कि ये जिन जजेस को लेके आ रहे हैं उनको सीनियरिटी दी जा सकती है, उसको आते ही सीनियर प्यूने जज बनाया जा सकता है और फिर उनको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है उस बेसिस पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पहले 3 जजेस में से लेना है। तो वो आपने पहले उनको 3 जजेस में रखा है, उसके बाद आप उनको चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हैं। अब इसके साथ आपने आर्टिकल 194 को पढ़ना है। 194 के अल्फाज इतने क्लियर हैं, वो कहते हैं कि कोई भी किसी हाई कोर्ट का जज का ऑफिस उस वक्त तक एस्यूम नहीं कर सकता जब तक वो ओथ नहीं लेता। अब अगर तो ये ट्रांसफर टेम्परेरी है और पर्पसिव है कि आपने एक बेंच में किसी जज को लेके आए हैं और एक खास केस सुनने के बाद वो वापस चले गए हैं, या एक जज साहब एक स्पेशलिटी रखते हैं, वो आके 2-4 माह काम करते हैं और वो केसेस को सुन के अपनी हाईकोर्ट वापस चले जाते हैं, तो प्रॉब्ली वहां पे वो एक उधार मुस्तार जज हैं और वो काम करके वापस अपनी हाईकोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन जब ये परमानेंट एब्जॉर्प्शन होगी, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बनेंगे, तो आप 194 को, आर्टिकल 194 को रद्द नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आपने आर्टिकल 200 और आर्टिकल 194 को इकट्ठा पढ़ना है। तो जब आप उसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो फिर उसकी कोई इंटरप्रिटेशन सामने आएगी और वो उनकी रिप्रेजेंटेशन तो का फेट यही होना था जो हो गया है। क्वेश्चन ये है कि ये बातें अल्टीमेटली कहीं पे इनका जुडिशियल रिव्यू होना है। ये हाफिज साहब की बात कि पार्लियामेंट कोई भी कानून पास कर सकती है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है कि जो कोई भी कानून पास कर सकती है और वो कंट्रोल होगी बाय द रैशनल्स और पब्लिक ओपिनियन। ये पार्लियामेंट क्रिएशन है इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस तरह के जुडिशरी इसकी क्रिएशन है, जिस तरह के एग्जेक्टिव इसकी क्रिएशन है। तो आपने उसके अंदर रहते हुए इस पार्लियामेंट ने काम करना है
और इसके बेसिक फीचर ये हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दो अलग-अलग अबसा कॉन्सेप्ट हैं जो समझने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दूसरा कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि जो जुडिशरी के मामलात हैं उसमें एग्जीक्यूटिव या मुकन्ना जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब बेंच किसका बनेगा, उसके पास कौन से केसेस लगेंगे, इसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकती, और इसी वजह से जो जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन है दैट इज अंडर चैलेंज कि वो सेपरेशन के प्रिंसिपल को अलहदा करती है। दूसरा क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो अभी आपने अपने इंट्रो में जो बताया है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इससे ज्यादा बदकिस्मती नहीं होगी कि IMF के लोग आके हमारे चीफ जस्टिस साहब से पूछें कि आप हमें बताएं कि आप इंसाफ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर आप अपने जजेस को उनके सामने एक्सपोज कर रहे हैं और आपने ये एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया है तो फिर तो सारा कुछ खत्म ही हो गया ना जी। फिर वो कॉलोनियल दौर में हम वापस चले गए हैं। तो फिर ये तो अब मामला वहीं से शुरू हो रहे हैं जहां से वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी और उसने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कंट्रोल में ले लिया था। तो मेरा ख्याल है कि फिर IMF और एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चलाएंगी, बाकी इदारे आप बंद कर दें।